आज हम क्या काम करेंगे, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, जो हम पढ़ रहे थे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया, लास्ट टाइम सिर्फ हमने इफ और एल्स वाला कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था। आज हम थोड़ा उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है, हमारा इफ वाला हो गया था, एल्स वाला हो गया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स। कौन सा? नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है। देखो, अगर आप लोगों को पता होगा कि नेस्ट का मतलब क्या होता है, नेस्ट का मतलब क्या मतलब होता है, नेस्ट का, नेस्ट का मतलब क्या होता है, घोंसला। ठीक है, तो है ना नेस्ट, तो घोंसला किस चीज का बना होता है? कैसा स्ट्रक्चर होता है घोंसले का? ठीक है, देखो, अगर हम घोंसले की स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो हमें पता है कि वो किसी वुड के मटेरियल का बनता है। ठीक है, लकड़ी के तिनकों का बनता है। ठीक है, मतलब हम उसको एक चीज कंसिडर करें, मतलब वो एक घोंसला है, वो किस चीज का बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा वुड का, है ना, इस तरह से वुड का, मतलब छोटे स्पीसीज का बना हुआ है। ठीक है, अब ना देखो, क्या ये एक ही लकड़ी का बना होता है? नहीं, इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल वुड्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल वुड्स पड़ी होती है इसके अंदर। ठीक है, वो सारी मिलके कर रही है एक हमारा घोंसला बना रही है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। ठीक है, मतलब इस तरह से होता है, देखो मान के चलो कि ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे इस तरह से आया आपका ये। सपोज करो कि पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा। हम इतना पढ़ा अभी तक हमने इफ एल्स में। ठीक है, कि इफ में क्या होता है कि इफ में हमारा पहले कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट चल पड़ेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा एल्स वाला पार्ट चल पड़ेगा। ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे। ठीक है, अब नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो, एक कंडीशन चेक हो गई ना, ठीक है, मतलब एक इफ ट्रू हो गया, मतलब ये वाला इफ के अंदर आ गया हम, जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो इस इफ के अंदर आ गए। अब इस इफ के अंदर एक और कंडीशन होगी, फिर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर इफ वाला पार्ट चलेगा और एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, ये होता है इस तरह से। ठीक है, मतलब एक चेन बनी होती है अंदर। ठीक है, मतलब एक इफ होगा, उसके अंदर मल्टीपल इफ्स होंगे। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल इफ होंगे। ठीक है, ऐसे एल्स होगा तो उसके अंदर भी मल्टीपल इफ एल्स होंगे। क्लियर हो गया, समझ गए? इसे हम बोलते हैं क्या, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, मतलब एक इफ की बॉडी के अंदर मल्टीपल इफ एल्स। ठीक है, समझ गए, इसका मतलब ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट में एक ही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि पहले मेन कंडीशन चेक होगी, पहले पेरेंट कंडीशन चेक होगी, तब जाके वो चाइल्ड कंडीशन चेक करेगा वो। ठीक है, अगर पेरेंट कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी तो वो यहाँ पे चेक करेगा, फिर इसके अंदर जाके दोबारा पेरेंट कंडीशन, चाइल्ड कंडीशन चेक होगी। ठीक है, समझ गए, इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है। अब इसका ना मेन सिंटेक्स लिखो आप। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का ना मेन सिंटेक्स लिखो, नेस्टेड इफ एल्स का मेन सिंटेक्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स सिंटेक्स देखो क्या होता है इसका, सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है देखो, सबसे पहले आता है यहाँ पे इफ आएगा, या आएगी कंडीशन वन, कंडीशन वन ये आ गया। जैसे कंडीशन वन ट्रू हो जाएगी तो इफ की बॉडी चल पड़ेगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ की बॉडी चलेगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा पार्ट चलेगा पड़ेगा, फिर ये एल्स का पार्ट चल पड़ेगा। ठीक है, ये आएगी एल्स की बॉडी। इतना हमने तो पढ़ लिया पहले, कहाँ पे हमने पहले सिंपल ऊपर इफ एल्स में पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन जब हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करें, नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, देखो इफ आ गया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, जैसे इफ वाला पार्ट चलेगा ना, तो इसके अंदर एक और इफ बैठा होगा। ठीक है, अपनी नेक्स्ट कंडीशन लेके। ठीक है, अपनी नेक्स्ट कंडीशन लेके जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ वाला पार्ट चल पड़ेगा, और जब कंडीशन फॉल्स आएगी तो हमारा एल्स वाला पार्ट चल पड़ेगा इसके अंदर ही। हेलो, कहां पे है? झूठ है। हाँ जी, किसकी जांच थी? क्लास में नहीं आना आप लोगों ने, क्लास नहीं आ रहे हो? ठीक है, कल फाइन लेके आना तो सारे पे। ठीक है, इफ कंडीशन टू आ जाएगी फिर यहाँ पे आएगा एल्स पार्ट। ठीक है, एल्स के बाद आएगा फिर यहाँ पे एल्स की बॉडी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर इस तरीके से। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल, इसके अंदर एक और भी होगा। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल इस सीक्वेंस में चले गए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ये जो बाहर वाली कंडीशन होती है इसे हम बोलते हैं क्या, ये होता है हमारा अपर इफ। ठीक है,
ये हमारा अपर इफ होता है, नहीं सॉरी आउटर इफ होता है, ये आउटर इफ कंडीशन होती है हमारी, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं इनर इफ। ठीक है, ये नाम होते हैं इनके, इनर इफ। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी अपने अलग स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट्स। ठीक है, इस तरह से काम करता है, एल्स की अपनी स्टेटमेंट्स होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ना इसको बड़ी से फ्लो चार्ट समझाता हूँ आपको, स्टेटमेंट्स। ठीक है, समझ गए। अब ऐसे ये तो हमारा इफ पार्ट हुआ, मतलब जब हमारी आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी ना, तब हमारे ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका जाके हमारा इनर चेक होगा, फिर इनर के बेसिस पे हमें कंडीशंस मिलेंगी। क्लियर हो गया। जब हम बात करें एल्स की, मतलब जो हमारी आउटर कंडीशन थी वो फॉल्स होगी। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स पे चले जाएंगे। जब एल्स पे चले गए ना, तो एल्स पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन आ गई, कंडीशन 3। ठीक है, और कंडीशन 3 की अलग स्टेटमेंट्स आ गई, स्टेटमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये क्लोज हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे फिर इसका अलग एल्स आया, और इस अलग एल्स के बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी अलग स्टेटमेंट्स आ गई। ठीक है, इस तरीके से काम करता है पूरा। इस तरह से चीजें चलती हैं आपकी, बढ़ती रहती है, अंदर चलती रहती है। ठीक है, आउटर 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 रहते जाते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका, हमारे ये इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स का। क्लियर हो गया। अब ना इसमें सिंटेक्स देता हूँ आपको, मतलब फ्लो चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, फ्लो चार्ट के लिए पहले नए क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पे लिखो, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर, टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर between 3 numbers, between 3 numbers। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपने 3 नंबर में से बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, मतलब सपोज करो कि अगर मैं आपके सामने कंडीशन दे रहा हूं ये वाली, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ 5 है। बताओ इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा है? 20। कैसे पता चला, कैसे पता चला 20 बड़ा है? चलो मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने लिखा यहाँ पे 100, 50, 70। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? कैसे पता चला, कैसे चल रहे 20 बड़ा है या 100 बड़ा है, बताओ। चलो इवन मैंने यहाँ ये लिख दिया, मैं लिखा 200, 600 और नहीं 60 लिखा मैंने यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने 300। बताओ कौन सा बड़ा है? 300। कैसे पता चला, कैसे चल रहा पता कि 260 और 300 से 300 बड़ा है? बताओ। बस जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो वही कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे भी। कैसे पता चल रहा बताओ कि तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? सेम सिंपल क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, तो यही क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि आप बताओ कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है, और वही क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब ये तुम्हारा दिमाग लॉजिक लगा रहा है, अब तुमने ये दिमाग का ये जो लॉजिक है तुमने अपने कंप्यूटर से बनवाना है। तो क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? कैसे पता चल रहा है कि इसमें से 20 बड़ा है, इसमें 100 बड़ा, 300 बड़ा? बताओ, ट्राई तो करो। देखो यहाँ पे ना हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है। चलो अब तो हम बहुत बड़े हो गए हैं ना, ठीक है, अपने दिमाग को छोटे नर्सरी तक लेके जाओ। ठीक है, नर्सरी लेवल या फर्स्ट लेवल तक लेके जाओ, जहाँ पे तुमने पहली बार इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, तो उस लेवल पे देखो कि तुम्हारा दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। जब हमारे सामने 3 कॉन्सेप्ट आए ना, ये कि पूछा गया कि बताओ तीनों में से बड़ा कौन है, तो हमारे दिमाग ने क्या किया, उसने 3 लोगों ने देखा एक साथ, उसने 2 को देखा, पहले उसने 2 को देखा, देख लिए 2 को, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 20 बड़ा है। ठीक है, ये मतलब यहां से आंसर क्या मिल गया, 20। फिर उसने क्या किया, फिर उसने इन दोनों को चेक किया, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 20। तो इसका आंसर क्या निकल गया है फिर? 20। समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, पहले ये दोनों चेक हुई, क्या आंसर मिला, कौन बड़ा आया? 100। फिर इसको इसके साथ चेक किया, कौन बड़ा निकला? 100 बड़ा निकला, तो आंसर क्या मिल गया? 100। ठीक है, सेम जब इसकी बात कर रहे हैं तो 260 में से बड़ा कौन है? 200।
और जब 200 और 300 को कंपेयर किया तो बड़ा कौन निकला? 300। ठीक है, समझ गए? तो हर टाइम पे हमारे पास ये लॉजिक इस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, हमारा दिमाग अब तो बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन जब हम पहले की बात कर रहे हैं तो पहले के दिमाग चुप हमारा दिमाग किसके कौन से पीरियड में था, वो डेवलपिंग के पीरियड में था, तो उस टाइम पे वो इस तरह के कॉन्सेप्ट लगाता है। वो क्लियर हो गया? समझ गए? तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे, आप देखो। तो ना देखो, इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, हेडिंग दे दो फ्लो चार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट देखना बना के, फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट मतलब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो जी। इसको क्या हो गया भाई साहब को? चलो, ठीक है, यहाँ पे हो गया मेरा प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्टिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? आउल शेप का। ठीक है, तो एक मेरा प्रोग्राम क्या हो गया? ये हो गया मेरा प्रोग्राम स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने का क्या हुआ? यहाँ पे इसने इनपुट ली होगी यूजर से। ठीक है, तीन तरह की वैल्यूज ले ली होंगी यूजर से, ए बी सी, सपोज करो एक्स वाई जेड, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने ए बी सी ले लिया, ए बी और सी, तीन वेरिएबल्स की मैंने वैल्यू ले ली, किससे? यूजर से ले ली। ठीक है, अब वैल्यूज लेने का आप देखो क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, जैसे अभी तुम्हें लॉजिक बताया ना मैंने, उसी लॉजिक के बेसिस पे चेक करना। तीन नंबर है ना मेरे पास, ए बी और सी, तीन नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम दो को उठाएंगे, ए और बी को। तो पहले कंडीशन क्या लगाई मैंने? मैं लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा हुआ, है ना, तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो मतलब बड़ा कौन होगा? अच्छा, मैंने बोला कि ए बी से बड़ा है ना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आंसर बड़ा कौन मिलेगा इसमें? ए मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बोला फिर ए को क्या कर लो, फिर ए को नेक्स्ट चेक कर लो, किसके साथ? सी के साथ। ए ग्रेटर देन सी, फिर अगर ए सी से बड़ा हो गया तो बड़ा कौन होगा? ए, और छोटा कौन होगा? ठीक है, इस तरह से। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा ये फ्लो चार्ट का, ये फॉल्स के केस में। ठीक है, अब देखो ये था ना कि ए बी से बड़ा है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब ए बड़ा था। अब एक कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है फिर? बी। तो फिर बी को किसके साथ चेक कर लो? बी को सी के साथ चेक कर लो। ठीक है, कि अगर बी सी से बड़ा है तो बड़ा कौन होगा फिर? अगर बी सी से बड़ा तो बड़ा कौन होगा? बी बड़ा होगा। ठीक है, तो बी प्रिंट हो जाएगा, और अगर बी सी से छोटा हो गया तो मतलब बड़ा कौन है फिर? सी बड़ा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? सी बड़ा हो जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? और इन सबको क्या करो, नीचे एक साथ एग्जिट में डाल दो। ठीक है, इन सबका आंसर एक साथ एग्जिट में डाल दो। ठीक है, ये इसका फ्लो चार्ट है, बना लो कॉपी पे। ठीक है, इसी बेसिस पे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा ये। रुको, पहले मुझे इनकी लाइनों को जोड़ने दो ना, ये जुड़ी हुई है आपस में। ठीक है, यहाँ यहाँ तक जुड़ी हुई है, ये आगे जो निकल गई ना उसको निकलवानी ही आगे। ठीक है, हाँ रुक जाओ, मुझे आ रहा है बनाने दो। ठीक है, चलो अब मैं छोटा कर देता हूँ इसको। लो बनाओ।
बन गई? बन गई? करें क्वेश्चन अब? चलो जी, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम कि आपने 3 नंबर से कोई बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। करना किस तरह से अटेम्प्ट है इस क्वेश्चन को वो मैंने आपको बता दी, इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले आएगा एचटीएमएल टैग, फिर आएगा हेड टैग, फिर आएगा टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल टैग में हम क्या लिख रहे हैं? फाइंड बिगेस्ट अमंग 3, ठीक है। फाइंड बिगेस्ट अमंग 3, ठीक है, इस तरह से। अब हेड के बाद कौन सा टैग आएगा हमारे पास? बॉय टैग आ जाएगा, ठीक है। आगे बॉय टैग, अब देखो ना इसका, इनको भी मैंने किसके अंदर लेना है? इसको मैंने इनपुट फील्ड के अंदर लेना है इसको, ठीक है। तो मैं करूंगा सेलेक्ट टैग लगा दूंगा और इसमें लिख दूंगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ लगाऊंगा मैं इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और आगे लग जाएगा मेरा आईडी इज इक्वल टू n1, ठीक है। और एंड में आ जाएगा बी आर टैग, ठीक है। अब सेकंड नंबर के लिए भी आ जाएगा, थर्ड नंबर के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे इसको लेता हूँ थर्ड नंबर, थर्ड नंबर, यहाँ जाएगा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। और सेम इनकी आईडीज भी चेंज कर दो, सेकंड नंबर की आईडी n2 बना दो, सेकंड थर्ड नंबर की आईडी n3 बना दो। क्लियर हो गया? और यहाँ पे मल्टीपल बी आर लगा के, 2 बी आर लगा के, एक और लगा देता हूँ, नीचे लगा लो बटन टैग, ठीक है, ठीक है। और बटन टैग में लिख दो बिगर, ठीक है। और इस तरह से साइन एक्सक्लेमेशन लगा दो, और बटन पे क्या बता दो कि जब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन है? आप यहाँ पे इसको बिग बिग करके इस तरह से नाम बना दो, ठीक है। तो ना जब भी फंक्शंस का नाम लिखना तो बड़े ध्यान से लिखना, ताकि कुछ नाम ना हमारे जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं उसके नाम से मैच हो जाते हैं, ठीक है। जब उस नाम से मैच जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा फंक्शन, वो वर्क नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो कभी भी अगर जैसे मेरे को बिग लेना था ना, तो मैंने बिग की स्पेलिंग को चेंज कर दिया, मैंने BGG लगा दिया, ठीक है। कि अगर अगर बाय चांस इनबिल्ट होगा भी तो उसकी स्पेलिंग ऐसी नहीं होगी, वो फिर सिंगल ही होगी। क्लियर हो गया? मतलब कि जब भी इस बटन को दबाएंगे तो हमारा ऑन जो बिग वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, और लास्ट में आने को हम क्या करते हैं? यहाँ पे जावास्क्रिप्ट टैग को यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि जैसे ही जावास्क्रिप्ट टैग को कॉल किया जाएगा, मतलब एक फंक्शन कॉल किया जाएगा जब बटन दबाया जाएगा, कौन सा फंक्शन है? बिग नाम का फंक्शन है, ठीक है। और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा? सबसे पहले तो इसने वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, तो मैं लिखा लेट a इज इक्वल टू नंबर, और नंबर के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और आईडी कौन सी? ऊपर हमारे पास, ऊपर आईडी है हमारे पास n1 करके, ठीक है। ये n1 नाम की आईडी है, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट में जिसकी आईडी n1 है उससे जाके क्या ले लो? उसकी वैल्यू ले लो, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू ले ली उठा के। चलो अब सेम बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, ठीक है। 3 वेरिएबल ले लूंगा, बी वेरिएबल ले लिया, सी वेरिएबल ले लिया, और ये तीनों वेरिएबल कहाँ से उठाएंगे? ये आईडी उठाएगा आईडी 2 से, ये उठाएगा आईडी 3 से। क्लियर हो गया? कितना काम हो गया? 3 वेरिएबल्स में वैल्यू आगे बन के मेरे पास आ गई। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने बस आंसर बताना है कि बिगर नंबर कौन सा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और देखो, सपोज करो कि पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, चलो उसमें बता दूंगा मैं तुम्हें। देखो अब फर्स्ट कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे? देखो पहली कंडीशन क्या लगेगी? चेक करो कि ए बी से बड़ा तो नहीं है, ठीक है। तो वही कंडीशन लगा देंगे हम। मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे इफ की बॉडी चल पड़ी, इफ की बॉडी शुरू होगी ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी, मतलब अगर इफ ए जो बड़ा हो जाता है तो फिर ए को दोबारा चेक करो किसके साथ? सी के साथ, ठीक है। लेकिन इसी इफ के पार्ट में चेक करो, इसी इफ के पार्ट में, ठीक है। तो इफ शुरू हुआ, इफ की कंडीशन लगी, ठीक है, इसका पार्ट शुरू हुआ। अब इस इफ पार्ट के अंदर हम क्या लिख देंगे? इफ ए ग्रेटर देन सी, कि अगर ए बड़ा होता है सी से, ठीक है। ये कंडीशन आ गई है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर उस केस में बड़ा कौन होगा? उस कंडीशन में वेट बढ़ जाएगा। क्या लिखना है यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कौन बढ़ा जाएगा उस केस में? उस केस में बढ़ा जाएगा ना बिगर नंबर इज, बिगेस्ट नंबर, नंबर इज, ठीक है। और इसके बाद मैं कॉमा लगा के बता दूंगा कौन सा नंबर बड़ा है, वो है ए, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स जाती है वाली, तो मतलब ये अंदर वाली कंडीशन फॉल्स जाती है तो कौन बड़ा होगा फिर? तो हमारा
सी बड़ा हो जाएगा, तो मैं एल्स में लिख दूंगा एल्स कौन सा नंबर बड़ा है जी, यही तो हमारा कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, हमारा सी नंबर बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये तो आ गया एक पार्ट हमारा, ठीक है। ब्रैकेट्स पे कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया अपने ब्रैकेट पे, ठीक है। तो ये मेरी मेन इफ वाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि अलग लगे, ठीक है, अलग लगे ना भाई। इसकी ब्रैकेट ये शुरू होगी मेन इफ की पार्टी, और ये एल्स पार्टी है, तो एल्स की बॉडी भी यही है, ठीक है। तो मतलब देखो ये है मेन इफ, ठीक है। इफ की मतलब जो मेन मेरी आउटर कंडीशन है ना, वो ये वाली कंडीशन है, यहाँ शुरू हुई है और यहाँ पे क्लोज हो गई, क्लोज खत्म होगी, ठीक है। मतलब मेरा ये वाला पार्ट जो था वो यहाँ पे आके खत्म हो गया दोनों पार्ट। अब मुझे काम किसका संभालना है, एल्स वाले पार्ट को संभालना है, ठीक है। तो मैं करूंगा, कहाँ चली गई वो कंडीशन में, ठीक है, ये देखो। अब मैं देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरा आउटर इफ खत्म हो गया, अब यहाँ मैं आउटर एल्स लगा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, एल्स एल्स, ठीक है। एल्स के केस में क्या होगा, दोबारा कंडीशन चेक करो, ठीक है। कि मतलब अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ए से छोटा हो गया है ना, तो बी मतलब बड़ा कौन है, उस केस में बी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इफ बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना 2-3 बार तभी आएगा ये। इफ बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, मतलब अगर बी सी से बड़ा हो जाता है तो उस केस में बड़ा कौन होगा, फिर बी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, कौन नंबर बड़ा हो गया, तो हमारा बी बड़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये केस में बड़ा नहीं होता है, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स आती है, तो उस केस में बड़ा कौन हो जाएगा, फिर अगेन एल्स सी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स में होती है कंफ्यूजन जो होती है, ठीक है। सी लो जी, तो इस ब्रैकेट को भी आगे कर देते हैं हम, ये होगी ब्रैकेट आगे, और इस ब्रैकेट को भी हम आगे कर देते हैं हम, ये होगी फिर ब्रैकेट आगे, ठीक है, इस तरीके से इसको भी आगे कर देते हैं, ये ठीक है, समझ गए। इस तरह से मेरे क्वेश्चन बन के जो रेडी हो चुका है। अब सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, रन तो मैंने किया ही नहीं इसको, ठीक है। आगे नंबर बन के फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बन के आगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर लिख दिया मैंने 10, दूसरा लिख दिया मैंने 20, तीसरा लिख दिया मैंने 30, ठीक है। तो बिगर फाइंड करेंगे तो आंसर आ गया, बिगर नंबर इज 30, आ गया, समझ गए, क्लियर हो गया। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं अगेन, यहाँ मैं लिख दिया ये नंबर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ ये नंबर लिख दिया, और इस केस में मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है। तो बिगेस्ट पे क्लिक करूंगा तो बिगेस्ट नंबर इज दिस, आ गया वर्किंग है, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया, और ये लिख दिया, ये लिख दिया, आ गया, समझ गए। इस तरह से मेरा प्रोग्राम जो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब देखो ना, मान चलो कि मैं क्या करूंगा, अब देखो इधर मैंने यहीं पे लिख के बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये काम हो गया, इसको अलग छोड़ो, अभी ऊपर आ जाओ यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने इस बटन के नीचे ना मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया, मतलब एक लाइन लिखी, एक और किसकी लाइन लिखी, मैं लिखा हेडिंग टैग लगा दिया मैंने, H4 टैग लगा देते हैं, चलो ठीक है, H4 नहीं H2 लगा देते हैं, ठीक है, H2 टैग लगा दिया यहाँ पे। और इसके अंदर क्या लिखा मैंने, इसके अंदर लिख दिया मैंने बिगेस्ट नंबर इज, ठीक है। और इस के बाद देखो मैंने कौन सा टैग लगाया, मैंने लगाया स्पैन टैग, ठीक है। अब देखो स्पैन टैग का काम क्या होता है, स्पैन टैग ना एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वो उतनी तक आती है, ठीक है। मतलब एक छोटा टैग, एक कंटेनर टैग है, ठीक है। देखो छोटा टैग होता है ये, मतलब अगर मान चलो इसमें लिखा 55, तो 55 की जगह इतनी सी होगी ना, तो टैग भी इतना स्पेस लेगा। मैंने करवाया पहले ये स्पैन टैग करवाया ना, हाँ, तो बस ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बिगेस्ट नंबर इज स्पैन, है ना, इसके अंदर वैल्यू आ जाए, और स्पैन टैग की मैंने कुछ आईडी दे दी, ठीक है। मैंने आईडी दे दी इसकी, ध्यान समझना कॉन्सेप्ट वाला है ना, मैंने इसकी आईडी दे दी रिजल्ट करके, ठीक है। अब जब इसको रन करूंगा ना, तो देखो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ये आ गया, बना हुआ आ रहा है पहले से बिगेस्ट नंबर इज करके। यहाँ पे ना BR कुछ ज्यादा हो गया, आ रहा बिगेस्ट नंबर इज करके बना हुआ आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो मैं करूंगा, मैंने क्या किया, अब देखो जहां मैं बोल रहा था ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, कि ये वैल्यू लिखवा दो, है ना। अब इस जगह देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी जी, रिजल्ट नाम की आईडी, ठीक है। ये ना रिजल्ट नाम की आईडी मेरे पास स्पैन के अंदर है ना। मैंने बोला कि जहां भी तुम्हें रिजल्ट नाम की आईडी मिल रही है, इसके डॉट, इसके अंदर क्या लिखो, इसके डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर क्या लिखो, इज इक्वल टू ए। ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा कि पहले इस नाम की आईडी वाले बंदे को ढूंढो, ठीक है।
जहां पे बंदा मिल जाएगा उसके इनर एचटीएमएल के अंदर जाके क्या लिख दो, इज इक्वल टू के बाद लिख दो ये चीज जो भी आपको प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम प्रिंट कराना, तो मैंने डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया। अगर मैं स्ट्रिंग में पास करूंगा तो वो स्ट्रिंग वाली चीज आ जाएगी इसमें, ठीक है। सपोज करो कि मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, मैं लिख दिया हेलो, स्ट्रिंग पास कर दिया ना। अब देखना जरा, तो मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 10 ना, उसका लिखा मैंने 2, उसका लिखा मैंने 3, ठीक है 1, इस तरह से आ गया ना। बिगेस्ट नंबर इज हेलो आ गया ना। तो ये अगर आप स्ट्रिंग पास कर दोगे तो स्ट्रिंग आ जाएगा, तो मुझे स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, मुझे तो ए की वैल्यू बतानी है। तो मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू ए, जब मैं लिखा 10 या लिखा 20 या लिखा 30, ठीक है। बिगेस्ट नंबर पे क्लिक करेंगे तो आ गया बिगेस्ट नंबर इज 30। ओए होए होए, मेरे को पहले वाले में देना चाहिए था, ठीक है। 30 आगे 20 फिर आगे 10, ठीक है। अब देखो क्लिक करूंगा आ गया ना बिगेस्ट नंबर इज 30, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर इनको यूज कर सकते हो, ठीक है, इन डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को कॉपी करेंगे और हर लाइन को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, सी के साथ, और इसको रिप्लेस कर दिया बी के साथ, और फिर इसको रिप्लेस कर दिया सी के साथ, ठीक है। अब आपको हर बार आंसर जो वो नीचे मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या देखा, हमने आज दो चीजें सीखी। पहली चीज हम पहले सीख चुके हैं कि किसी इनपुट टैग से हमने वैल्यू को कैसे फेच करके वेरिएबल के अंदर डालना है, ठीक है। आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है, किसी टैग की आईडी यूज करके उसके अंदर हमने कोई चीज दिखानी कैसे है, ठीक है, समझ गए। तो देखो आप इसको यूज करूंगा मैं, 10 लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं और यहाँ पे 52 लिख देते हैं। बिगेस्ट नंबर इज 52 आ गया, समझ गए। अब ऐसे इसको रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पे हम अगेन लिख देता हूँ, मैं लिखा 78 और चलो ये लिख देते हैं इतना बड़ा नंबर, और आगे इसके ये वाला नंबर लिख देते हैं, ये वाला, ठीक है। ये करेंगे तो क्लियर हो गया। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन जो बन के रेडी हो गया, क्लियर हो गया, समझ गए। इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। और ये जो आज वाला कॉन्सेप्ट किया ना, ये वाला, ये कौन सा था, ये था नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। मतलब हमारा पहले आउटर इफ आएगा, आउटर इफ के अंदर इनर इफ आएंगे, ठीक है, इनर इफ एल्स आएगा, क्लियर हो गया, समझ गए। ये था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, हमारा ये था नेस्टेड इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, इसके बेसिस पे तुम्हें क्या क्वेश्चन मिलेगा, इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन मिलेगा। चलो इसके बेसिस वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, समझ गए। इसमें एक क्वेश्चन तो तुम्हारा वो आएगा ना, एक तो मे भी शायद लीप ईयर वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन लीप ईयर वाली साइड नहीं जाना भी आप लोगों ने, क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, अजीब सा नहीं आता, इजी वो, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लीप ईयर के, तब समझ आएगा वो, ठीक है। इसके अलावा एक डिविजल वाला भी होता है, ठीक है, कि जो आपका नंबर है वो डिविजल बाय 3 और 5 के है कि नहीं है, ठीक है, एक वाला क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। तो डिविजल वाला देखते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आज का, क्लियर है, समझ गए, इजी था ना, इजी था, ठीक है, समझ गए। चलो तो काफी आज के लिए।